हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग खान ग्लोबल स्टडी के माध्यम से जो एडीओ का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है और इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट हैं और इसी प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 13 को कंप्लीट देखेंगे। पिछले सेट में 12 कंप्लीट हो गया है, वो प्लेलिस्ट में है और जो नहीं देखे हैं तो इससे जाके देख लीजिए। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि देखिए, कहने के लिए बस ये एडीओ का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन अभी भी हाल ही में जितने एग्जाम होने वाले हैं जैसे कि बीएसओ का होने वाला है और साथ में एएसओ का होने वाला है, फिर 10+2 वाला है और साथ ही में बिहार दरोगा है। तो देखिए, जीएस तो लगभग सेम ही रहते हैं। तो जीएस कहीं कहने मतलब जीएस कहीं भी पूछेंगे जाएंगे ना, तो ये प्रश्न वहां भी महत्वपूर्ण होंगे। तो कहने के लिए बस ये एडीओ का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन काम मतलब सबके लिए यूजफुल है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगा कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या कर रहा है। पहला प्रश्न ये है कि भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन, ये प्रश्न है कि भारत के प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। हजीरा, बीजेपुर या असम कानपुर या गुवाहाटी या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, भारत की जो पहली कच्चा तेल पाइपलाइन थी जो ना, ये असम के डिगबोई से, कहाँ के, असम के डिगबोई, असम के डिगबोई से गया था। ये कहाँ पे, नाहरकटिया। नाहरकटिया चूंकि जो असम में ही है, ठीक है, ये था नाहरकटिया, हालांकि ये असम में ही है, ठीक है। तो नाहरकटिया के बाद से गया था कहाँ पे, नूनमती, ये भी असम में ही है। और नूनमती के बाद से देखिए, मतलब हम लोग इसको लिखते हैं कहाँ से कहाँ गया था, नूनमती। और नूनमती चूंकि ये भी असम में ही है, ठीक है। और नूनमती के बाद से सीधे आया कहाँ पे, ये बरौनी आया था। बरौनी आप सभी लोग पता होगा कहाँ पे, तो बिहार में बरौनी, ठीक है, बरौनी बिहार में, ठीक। अब देखिए, स्टार्ट हुआ कहाँ, असम के डिगबोई से, जो कि असम दिया है, ठीक है। और मतलब असम ऑप्शन में दिया है। उसके बाद दिया है बरौनी से, इसके बाद से सीधे आया कानपुर, कहाँ पे, कानपुर में। अब कानपुर पता है कहाँ पे, यूपी में। तो देखिए, असम से लेके कहाँ गया, फाइनल डेस्टिनेशन इसका कहाँ गया, असम से लेके कानपुर तक था। तो अर्थात भारत का प्रथम कच्चा तेल जो था ना, असम से लेके कानपुर तक था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका, ठीक है। और देखिए, और जो मेरे एक्सप्लेन करने में या बोलने में कहीं आप लोगों को लग रहा है त्रुटि हो, तो अब मैं चाहूंगा कि उसका सुझाव आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट टीचर नहीं हूँ, लेकिन जितना हो सके संभव मैं चाहता हूँ कि मतलब कोई गलती ना हो। खैर, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 2, राजस्थान का खेतड़ी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, कह रहा है कि तांबा के लिए, लौह अयस्क, माइका और उपयुक्त में से एक सदी। तो देखिए, राजस्थान का जो खेतड़ी है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता मतलब हड़प्पा जब सभ्यता थी उस समय से भी फेमस है। और किसके लिए फेमस है, तो ये तांबा के लिए फेमस है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा या गुजरात, तेलंगाना, पंजाब। तो देखिए, हाँ क्या है, देखिए भारत में गुजरात, प्रश्न संख्या देखिए भारत में गुजरात और महाराष्ट्र को प्रमुख कपास उत्पादक राज्य माना जाता है। किसको, तो गुजरात जो कि दिया ही है, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र ऑप्शन ए में भी दिया है गुजरात, बी में भी दिया है महाराष्ट्र और इसमें सी में भी गुजरात दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, भारत में गुजरात और महाराष्ट्र को प्रमुख कपास उत्पादक राज्य माना जाता है। और गुजरात और महाराष्ट्र में चूंकि होता क्यों है यहाँ पे, तो यहाँ पे चूंकि काली मिट्टी अधिक पाई जाती है और आप सभी लोग जानते हैं कि कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या ये कह रहा है कि जनसंख्या के निम्नलिखित प्रवास में से कौन सा जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता, बाहरी प्रवास, आंतरिक प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए, बाहरी प्रवास होगा तो भी जनसंख्या बढ़ेगी। मान लीजिए कहीं बाहर से लोग आए कि किसी विशेष जगह पर आने पे, हालांकि जैसे कि इस समय वर्तमान में एसआईआर चल रहा है, बांग्लादेश वो पश्चिम बंगाल में, तमाम पश्चिम बंगाल के बहुत सी जगहों पे तमाम बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं आके बसे हुए हैं। तो एक तरह से बाहर से आए तो बाहरी और जो प्रवास है तो जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन इसमें पूछा है कौन से आकार को नहीं बदलता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेशों से लोग आए और यहाँ रहने लगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। और या यहाँ से चले जाएं तब भी घटेगी, कहने मतलब कि आकार को बदल जाएगा। लेकिन आंतरिक प्रवास होगा, देखिए आंतरिक प्रवास में जनसंख्या के आकार को नहीं बदलता है। कारण यह है कि ये देश की सीमाओं के भीतर ही होता है। कारण क्या है, ये देश की सीमाओं के भीतर ही होता है और लोग अपने देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसलिए कुल जनसंख्या में क्या होता है, कोई अंतर नहीं होता। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। ये कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ इंद्रावती, मतलब एक तरफ से पेरियार, सिमलीपाल और बांदीपुर, ठीक है। और ये है किस राज्य में, तो आप सब लोग पता होगा कि इंद्रावती जो है ये छत्तीसगढ़ में है। क्या है, इंद्रावती जो है ये छत्तीसगढ़ में, अर्थात ए का किससे सुमिलित होगा, 4 से सुमिलित होगा। अब देखिए, ए का 4,
ए का किससे 4 हुआ समझ। अब देखिए एलिमिनेशन प्रोसेस यहीं पर लगाना शुरू करिए। देखिए ए का 4 और जब कंफर्म जान रहे हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, बी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा सी और डी, क्योंकि ए का 4 इसी से सम्मिलित है। पेरियार तो सबको पता होगा, पेरियार कहाँ पे है, केरल में। तो बी का क्या हो जाएगा, थर्ड। अब देखिए बी का थर्ड किस ऑप्शन में है, सी में है, और बी का थर्ड चूंकि बी में है लेकिन पहले से ही कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। डी में ये इसमें बी का 2 दिया, ये कैंसिल, बचा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं सिमलीपाल कहाँ है। तो ये सभी लोग पता होगा कि सिमलीपाल उड़ीसा में है और बांदीपुर कर्नाटक में, ठीक है। अतः ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है। सुंदरी वृक्ष तो खासी की पहाड़ियों में, सुंदरवन डेल्टा, निकोबार द्वीप समूह या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए भारत में कई राज्यों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, जैसे कि पश्चिम पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मतलब कई राज्यों में, अंडमान निकोबार में भी पाया जाता है। लेकिन मैंग्रोव वनों को और आप सभी लोग पता होगा मैंग्रोव वन को क्या कहा जाता है, ज्वारी वन भी कहा जाता है। और इसी मैंग्रोव वन में को सुंदरी वृक्ष भी कहा जाता है, कहाँ पे, सुंदरवन डेल्टा में। कहाँ पे, सुंदरवन डेल्टा में। और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा है। किसका, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। कुछ इसका पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कुछ इसका इसका बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है। तो और सुंदरी, चूंकि यहाँ पे क्या होना कि यहाँ पे एक सुंदरी वृक्ष होता है जो मैंग्रोव वृक्षों की ही प्रजाति है, और ये वृक्ष नदी, समुद्र और डेल्टा के संगम में ही पाए जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सुंदरवन डेल्टा में। निम्न अगला प्रश्न कर रहा है 7 कि निम्न में से कौन सही नहीं है। दलदली मिट्टी, कच्छ की रण, पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश, नमकीन मिट्टी मरुभूमि, लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु। तो देखिए दलदली मिट्टी कहाँ होता है, कच्छ की रण में। कच्छ की रण में आप जब जाएंगे, जो गुजरात के क्षेत्रों में पड़ता है कच्छ की मिट्टी, तो ये कहाँ पे, वहाँ पे दलदली मिट्टी पाई जाती है। ये सही है, तो हमारा आंसर में ये होगा नहीं, क्योंकि पूछा कौन सही नहीं है, तो ये सही है, तो आंसर नहीं होगा। नमकीन मिट्टी का रहा है मरुभूमि। तो देखिए नमकीन मिट्टी क्या होता है, जिसमें लौड़ जाते होते हैं, NaCl एक तरह से कहा जा सकता है, तो मरुभूमि। तो मरुभूमि में ये भी क्या है, मरुभूमि जो होती है ना, ये नमकीन मिट्टियां होती हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी सही है। और देखिए नमकीन मिट्टी होती क्यों है, तो इसका थोड़ा सा मरुभूमि जो होती है ना, नमकीन मिट्टी क्यों होती है, तो इसका कारण ये है ना कि देखिए जब भी आप देखे होंगे कि जहाँ पानी नहीं होता है, तो वहाँ एक तरफ से दरारें फट जाती हैं, मिट्टियों में दरारें फट जाती हैं। तो उसका कारण क्या है कि जब नीचे से जो नीचे का जो जल है ऊपर की तरफ केसी तत्व के कारण ऊपर आते रहता है, लेकिन जब ऊपर आता है ना, तो नमक, अब सभी लोग पता है कि जल के साथ और भी खनिज पदार्थ होती हैं, तो ये लवण होती हैं, खनिज पदार्थ होती हैं, तो ऊपर आता है तो जल तो ऊपर आया तो वाष्पोत्सर्जन के कारण जल तो खत्म हो जाता है, लेकिन जो अन्य खनिज पदार्थ होते हैं वो जमीन के मतलब मिट्टी के सतह पर ही रुकी रहती हैं। तो वो क्या करती हैं, उस मिट्टी की लवणता को बढ़ाती जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए मरुभूमियां नमकीन मिट्टी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। लेटराइट मिट्टी तमिलनाडु। तो लेटराइट मिट्टी आप सभी लोग पता होगा कि अच्छा, जो डी में दिया है लेटराइट मिट्टी, तो आप सभी लोग पता होगा कि लेटराइट मिट्टी वहां पाई जाती है जहाँ बारिश वारिश बहुत ज्यादा होती है, तमिलनाडु में जो किनारे वाला जो एरिया है। तो मतलब जो कहने का मतलब जो समुद्र के किनारे वाला एरिया है, वहां पे बारिश वारिश ज्यादा होती है, तो वहां पे भी लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। लेकिन पीट मिट्टी दिया ना, ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। पीट मिट्टी क्या है, देखिए पीट मिट्टी मुख्य रूप से उच्च आर्द्रता और जल भराव वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि कच्छ का रण, सुंदरवन और उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी क्या है, सही है, क्योंकि पीट मिट्टी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। अगला है प्रश्न संख्या 8, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में जगदलपुर किस नदी के किनारे बसा है, जगदलपुर। तो देखिए कह रहा है महानदी, इंद्रावती, दूध नदी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए छत्तीसगढ़ की जो बस्तर जिले का जो जगदलपुर शहर है ना, ये जगदलपुर है कहाँ पे, बस्तर जिले में। और बस्तर जिला आप सभी लोग पता है काफी नक्सलवादी एरिया है। तो बस्तर जिले में जो जगदलपुर है ना, ये इंद्रावती नदी के किनारे, किसे, इंद्रावती नदी के किनारे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 9, महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किस राज्यों में फैला हुआ है, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए महानदी का उद्गम कहाँ होता है, ये छत्तीसगढ़ में होता है, ठीक है। महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ में इसका उद्गम होता है, और यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अर्थात छत्तीसगढ़ से हुआ, उड़ीसा और अंत में बंगाल की खाड़ी से जाती गिरती है। तो तो देखा जाए इसका जो कुल लंबाई है, महानदी की कुल लंबाई ये 851 किमी है, 851 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये नदी प्रणाली झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के मतलब अन्य मतलब इस हिस्सों में भी थोड़ा शामिल है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि देखिए इसमें झारखंड भी दिया है, छत्तीसगढ़ भी दिया है, तो दोनों उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 करा, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है, पश्चिमी तट का। अब सभी लोग मैप देखे होंगे तो देखे होंगे जो
ये वाली एरिया है जो पूछ रहा है पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? कन्नड़ मैदान, मालाबार तट, कोकण तट या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या कौन सा है? 10। तो देखिए पश्चिमी तट का मध्य भाग जो है ना, ये कन्नड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। ये मध्य भाग जो है इसमें भी ये कन्नड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये कन्नड़ मैदान, ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। और ये कन्नड़ मैदान गोवा से मैंगलोर के बीच में, कहाँ से? अब यहाँ मान लीजिए गोवा है तो ये मैंगलोर के बीच में है। और मुख्य रूप से ये कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। और भारत के पश्चिमी तट को, जैसे कि आप सभी लोग पता होगा कि भारत के पश्चिमी तट को 4 भागों में बांटते हैं। एक गुजरात का मैदान, कोकण तट और कन्नड़ मैदान और मालाबार तट। तो खैर इसका जो सही अगला है, इसका ऑप्शन नंबर ए तो सही है। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। ये कह रहा है केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका पश्चिमी भाग मालवा पठार है, ये दक्कन का पठार भाग है, ये अरावली से घिरा है या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रश्न संख्या 11 ना, देखिए भारत का जो केंद्रीय उच्च प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग जो है ना, ये मुख्यतः नर्मदा नदी के उत्तर में, किसके? तो नर्मदा नदी के उत्तर में है। और इसमें मालवा पठार का बड़ा क्षेत्र शामिल है। और ये क्षेत्र क्या है? विंध्य पर्वत, ये क्या है? विंध्य पर्वत के भी भाग है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 का है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? सादिक अली समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति, पीके थुंगन या डूमर लाल बैदवा समिति। तो देखिए इसका जो आंसर है प्रश्न संख्या 12 का, ये 12 हो जाएगा। सॉरी, क्या होगा? दिलीप सिंह भूरिया समिति है। देखिए भूरिया समिति के सिफारिशों पर ही पंचायत उपबंध जो अनुसूचित क्षेत्र विस्तार जिसे विधेयक जिसे पेशा भी कहा जाता है, ये दिसंबर 1996 में संसद में पारित हुआ था। कब? दिसंबर 1996 में पारित हुआ था। कहने मतलब इसका, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? मुख्य जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित सिफारिश किसने किया था? तो दिलीप सिंह भूरिया समिति ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। ये कह रहा है कि निम्न में से लोकसभा का कोरम कौन सा है? सदन की कुल जनसंख्या का 1/15 या मतलब 1/15वां भाग, या सदन की कुल जनसंख्या का 1/10वां भाग। तो ऑप्शन जो दिया होगा ऊपर, कुछ अलग ऑप्शन ऊपर भी दिया होगा, लेकिन जो इसका सही आंसर है ना, यहीं पे दे दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए अनुच्छेद 100, किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 103 के अनुसार लोकसभा का कोरम सदन की कुल जनसंख्या कितना होता है? तो 1/10 होता है। कितना? एक, मतलब उसका 10वां हिस्सा होता है। और ये न्यूनतम संख्या है जो सदन की बैठक शुरू होने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। और यदि कोरम जो है ये पूरा नहीं होता है ना, तो सदन की बैठक को क्या करना पड़ता है? स्थगित करना पड़ती है। और ये जो, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी की ही इसका क्या है? सही है। और आगे ऑप्शन देखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कितना? 14। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है? पहला कह रहा है कि कौन सा सही है, पूछा इसमें, ठीक है। तो प्रश्न संख्या कौन सा है? 14। कह रहा है कि वे संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन की अद्वितीय घोषणा है। तो बिल्कुल सही है ये। वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है वे न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करता है। तो ये भी क्या है? सही है। देखिए तीनों जो कथन दिया है ना, संविधान में पूर्ण रूप से इससे मतलब संतुष्ट होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। यह कह रहा है राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में सन्निहित है? 6वीं अनुसूची, 4वीं अनुसूची या दूसरी, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए राज्यसभा में प्रत्येक राज्य में चुने जाने वाले सदस्यों की जो संख्या होती है ना, ये मतलब जो संख्या है ये किस अनुसूची पे चुनी जाती है? तो ये चौथी अनुसूची के माध्यम से, अच्छा 4th अनुसूची से चुनी जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। कह रहा है वैश्वीकरण की दिशा में पहला कदम था पूंजी का आवागमन, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, वित्त का प्रवाह, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए वैश्वीकरण की दिशा में प्रारंभिक कदम बहुआयामी होता है। क्या होता है? बहुआयामी होता है। और इसमें सामान्यतः व्यापार बाधाओं को कम कर, क्या होता है? व्यापार बाधाओं को कम कर वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार को क्या करना? उदार बनाना होता है। तथा विदेशी निवेश व वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंधों का क्या करके? ढीला करके एक तरह से जितने नियम कायदे कानून है उसको थोड़ा मतलब कम किया जाता है। तो इसका मतलब इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक इसका क्या है? सही है। प्रश्न संख्या 17। करें भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, नाबार्ड या वित्त आयोग। देखिए प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे हम लोग एमएसपी भी कहते हैं, ठीक है, इसका जो निर्धारण करता है ना, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कौन? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। यह कह रहा है भारत के नियोजित विकास
प्रश्न संख्या कौन सा है, 18 है ना। ये कह रहा है कि भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचानिए। नियोजित विकास मॉडल क्या है, नियोजित विकास मॉडल, ठीक है। तो कह रहे यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, लेकिन भारत का नियोजित विकास मॉडल यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था, ठीक है। बी कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप दस्तावेज को 1951 में जारी किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। और अगला कह रहा है कि और प्रथम जो पंचवर्षीय योजना के जो वास्तुकार थे ना, ये के.एन. राज थे। कौन, के.एन. राज। इसको हम लोग लिख देते हैं के.एन. राज थे, ठीक है। जो वास्तुकार, कभी कभी पूछ लेता है ये भी, के.एन. राज है ये। एक मिनट इसको देखिए, ऑप्शन सी में दिया है पीसी महालनोबिस। क्या कर रहा है, पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे। तो हम लोग ऊपर ही लिखे थे कि ये पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार नहीं थे, बल्कि कौन थे, के.एन. राज, के.एन. राज थे, ठीक है। और ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था जो था ना, हेराल्ड डोमर मॉडल पर, कौन, हेराल्ड, आप सभी लोग पढ़े होंगे, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पे, हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित था। और द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी ये पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो तीसरा अर्थात सी कथन क्या है हमारा, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। ये कह रहा है कि 1947 में इंडिया डिवाइड एक पुस्तक किसने लिखी थी, बाल गंगाधर तिलक, पेड्रोल मून, राजेंद्र प्रदेश या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए 1947 में, कब, तो 1947 में जो इंडिया डिवाइड जो पुस्तक थी ना, ये राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था, जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और आप इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। 20वां प्रश्न कर रहे हैं, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे, बटुकेश्वर दास, चंद्रशेखर आजाद या जतिन दास या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम कौन फेंके थे, ये बटुकेश्वर दत्त थे, और इनके साथ थे कौन, भगत सिंह। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, इन दोनों ने इन्होंने बम फेंका था। और डेट कौन, कभी कभी ये घटना भी पूछ लेते कि डेट को, 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को हुई थी ये घटना। और फिर इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगला प्रश्न करें, भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या अबुल कलाम आजाद। तो देखिए आजाद हिंद फौज जो आईएनए जो भी था, इसको हम लोग ऊपर करते हैं, क्या था, आईएनए। ये इसका अस्तित्व कब आया, तो आप सभी लोग पता हो जाए, इसका अस्तित्व जो था 1942 में आया था, ठीक है। और इसे रास बिहारी बोस टोक्यो में स्थापित किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत से लोग सोचेंगे सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन ये नहीं थे, बाद में इनको कमान दी गई थी सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। और देखिए पहले तो जो इसके जो संकल्पना रास बिहारी बोस थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को जो कमान दी गई थी 21 अक्टूबर 1943 को संभाला था इन्होंने, सिंगापुर से, ठीक है। एक प्रश्न पूछा कहाँ से, तो भाई सिंगापुर से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगला प्रश्न के 22, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, विलियम वार्ड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स या एबी अलेक्जेंडर। तो देखिए बी में जो दिया है पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स जो सी में, और डी में एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों के तीनों क्या थे, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। आप सभी लोग पता कैबिनेट मिशन में 3 ही सदस्य थे, तो ये तीनों और तीनों ये यही तीनों थे, लेकिन विलियम वार्ड थे जो इसके सदस्य नहीं थे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, हाँ प्रश्न 22 ही था ना, ठीक है हाँ। और एक कैबिनेट मिशन से कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि आया कब था, ये 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, 24 मार्च 1946 को आया था यह, ठीक है। और इसलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब, प्रश्न संख्या 23। ये कह रहा है कि सन 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात में बारदोली सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था, अंग्रेज सरकार द्वारा किसानों पर केवल नील उगाने के दबाव डालने के विरुद्ध, या गांधी जी के राजद्रोह के कारण कैद के विरुद्ध, या अंग्रेज सरकार द्वारा नमक कानून थापने के विरुद्ध, या प्राकृतिक आपदा के समय अंग्रेज सरकार द्वारा अनावश्यक कर बढ़ाने के विरुद्ध। तो देखिए सन 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली में, कहाँ पे, तो गुजरात के बारदोली में सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर बढ़ाए गए भूमि कर के विरोध में किया गया था। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ना कि किसानों के हितों की रक्षा करना और अनुचित कर वृद्धि को वापस लेना। और ये आंदोलन चूंकि आप सभी लोग पता सफल भी हो रहा, और यहीं पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। और दिया किसके द्वारा किया था, गांधी जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24। कह रहा है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता संघर्ष घटनाओं पर विचार कीजिए, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त प्रस्ताव। तो देखिए ये प्रश्न यूपीपीसीएस में तो बहुत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि माइनर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, तो इसकी वजह से कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था भाई, तो ये आया था आपका
सबसे पहले इसमें जो था ना अगस्त प्रस्ताव आया था, ये आया था 8 अगस्त, इसको हम लोग लिख लेते हैं कब आया था, 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1940। उसके बाद कौन सा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ, ये 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। उसके बाद से देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन, नहीं उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। क्रिप्स मिशन को, ये क्रिप्स मिशन जो था ये मार्च 1942 में था, कब, ये आया था मार्च 1942, मार्च 1942। अब लास्ट में था भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी लोग पता होगा, ये 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 को था। तो इसलिए देखिए सबसे पहले 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या हो जाएगा 3, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 है 17 अक्टूबर का, तो 4 3, उसके बाद मार्च 1942 क्रिप्स मिशन 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 25 प्रश्न कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, गणेश आगरकर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता। तो देखिए 1886 के दूसरे अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे ना, ये दादा भाई नौरोजी थे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये अधिवेशन आयोजित कहाँ किया गया था, ये कलकत्ता में आयोजित किया गया था, कहाँ पे, कलकत्ता में आयोजित किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे, और ये पहले पारसी अध्यक्ष भी थे, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी आपसे लोग पता है कि 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे, एक तो 1886 में दिया है, 1886 थे, उसके बाद से थे 1893 में, एक थे, सॉरी 1893, और एक थे 1906 में, ठीक है। तो ये 3 बार कुल कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 26, यह कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, उत्तर प्रदेश से बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाल उड़िया, गोरखा सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंट से मराठा। तो देखिए 26 प्रश्न कर रहे हैं कि देखिए 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों को जो चयन किया था ना, गोरखा और सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांतों से किया था। 1857 का सभी लोग, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका जो सी है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गोरखा सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से। देखिए 1857 के विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। तो जो ब्रिटिश सरकार थी यहाँ के सैनिकों को बाद में एक तरह से संदेह की दृष्टि से देखती थी कि हो ना हो कहीं भी ये कभी फिर से पुनः विद्रोह कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ से मतलब सैनिकों का चयन कम किया। और ये गोरखा सिख पंजाबी थे, इन्होंने या तो अंग्रेजों का साथ दिया या तटस्थ रहे, तो इसलिए आप इन्होंने मतलब इसको एक तरह से लड़ाकू समुदाय बता के इनको मतलब सेना में भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। तो खैर इसका जो सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 27 ये कह रहा है ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था ग्रामीण बंगाल, दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रीय वर्ग, शहरी शिक्षित वर्ग या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ब्रह्म समाज का मुख्यतः जो प्रभाव था ना, ये शहरी शिक्षित वर्ग तक ही सीमित था, शहरी शिक्षित वर्ग, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और क्योंकि इनके जो विचार और सुधार थे आधुनिक शिक्षा और विचारों पर आधारित थे, और इसमें जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में उसका अधिक प्रभाव नहीं रह सका, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, प्रश्न यहाँ से पूछता है, तो 1828 में 28 की स्थापना हुई थी। 1828 किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1828 में। प्रश्न संख्या 28 हिंदू पेट्रियार्ड का संपादक कौन था, तो देखिए हिंद कर हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु, बाबुल मणि या नवीन चंद्र सेन। तो देखिए हिंदू पेट्रियट के संपादक जो थे ना हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसका प्रकाशन कब हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, 1853 से स्टार्ट हुआ था, मतलब 1853 में इसका संपादक प्रारंभ हुआ था। और इसके जो पहले संपादक थे ना गिरीश चंद्र घोष थे, इस हालांकि इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। और यह एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था, कभी कभी पूछ सकता है कि इसका मतलब इसका जो किस तरह का था, साप्ताहिक था, मासिक था, कैसा था, तो ये अंग्रेजी साप्ताहिक था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, ये कह रहा है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, माहलवाड़ी प्रथा या दसाला प्रथा। तो प्रश्न संख्या 29 है ना, देखिए वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि का स्वामित्व दिया गया है और वहां सीधे सरकार को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायित्व है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। और ये किस किस क्षेत्रों में लागू हुआ था, तो मद्रास, बंबई और असम के क्षेत्रों में, मद्रास, बंबई और असम के क्षेत्रों में ये लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या इसका सही है। अगला कर है भारत में 1914 से 1923 के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौर चल रही थी किसका, तो होम रूल लीग की गतिविधियां, कांग्रेस आंदोलन, सेना में बलपूर्वक भर्ती या उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न संख्या कौन सा 30 है।
तो देखिए भारत में 1914 से लेकर 1923 के बीच सेना में बलपूर्वक भर्ती का प्रमुख गतिविधि थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। कारण यह था कि प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद का जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जवानों की भर्ती के लिए तगड़ा प्रयास किया था। और कहने का मतलब उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो भाई अंग्रेजों को ज्यादा सैनिक चाहिए थे, यहाँ से ही सैनिक ले जाते थे। और प्रथम विश्व युद्ध आप सभी लोग पता होगा कि 1914 से लेके 1918 तक चली थी, 1914 से लेकर 1918 तक, इसलिए ऑप्शन सी क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 31, मिलान करने वाला, देखते हैं। काला पाला करा क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म जो हुआ था ये इटली में हुआ था, कहाँ पे, इटली में, अर्थात ये का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ये का पहले का 3 होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जेक्स कार्टियर। तो देखिए जेक्स कार्टियर का जन्म होता है सेंट मालो जो कि फ्रांस में पड़ता है, तो बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बी का 4। उसके बाद क्या है, सर फ्रांसिस ड्रेक। तो सर फ्रांसिस ड्रेक का जन्म जो हुआ था ये इंग्लैंड जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, तो कहा जाता है, तो इसमें हुआ था सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक ही बचा है फर्डिनेंड मैगलन, तो ये पुर्तगाल से संबंधित है। तो इसका देखिए अब क्या हो जाएगा, ए का थर्ड बी का 4, ए का थर्ड बी का 4 किस में है, तो बी में नहीं है, डी में नहीं, कैंसिल, ठीक है। ए का थर्ड बी का 4 ऑप्शन नंबर ए में है, सी का 2 क्या है, सी का क्या है 2, और एक ही बचा है ए का और डी का 4, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और औरंगजेब ने। तो देखिए इबादत खाना का निर्माण अकबर के द्वारा 1575 में की गई थी, कब, तो 1575 में फतेहपुर सिकरी में करवाया गया था। स्थान पूछता है कहाँ पे, ठीक है, फतेहपुर सिकरी, ठीक है। तो और इबादत खाने का जो आप सभी लोग पता हो कि इसका जो अर्थ होता है पूजा का घर होता है, तो खैर इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगला कह रहा है 33 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 33 है ना, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ था, तो उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। प्रश्न संख्या 33 है, ठीक है। क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय हुआ। और देखते हैं अगला क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो देखिए बाबर जो था ना तैमूर वंश का था, और इसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में भारत में तैमूरी परंपरा पर आधारित मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो भारत में संगठित व प्रभावी रूप से तोपों का जो उपयोग था, पहली बार उस्ताद अली और मुस्तफा नामक तोपखानों ने, मतलब इन्होंने ही शुरू किया था। कहने मतलब देखिए जिस पहला और दूसरा जो कथन था ना वो पूर्ण रूप से सही नहीं था। पूर्ण रूप से जो सही सदन है कथन है 3 और 4, और 3 और 4 सही थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी किया हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इसके आधे के बाद से युद्धों में तोपों की तरह से अच्छी तरह से शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, कह रहा है दिल्ली सल्तनत कालीन इतिहास में सर्वप्रथम नाइब ए ममलिकात कौन बना, मलिक जुनैदी, गयासुद्दीन बलबन, इख्तियारुद्दीन एतगिन या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम जो था, सर्वप्रथम ये नायाब ए ममलिकात अर्थात उप राज्याधिकार तो ना एतगिन बना था, कौन, एतगिन। और एतगिन कौन था, इख्तियारुद्दीन एतगिन था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, नुसरत खान, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी तो खरीदा नहीं था, गयासुद्दीन तुगलक भी नहीं खरीदा था। ऑप्शन नंबर सी क्या है, नुसरत खान। देखिए ये प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है, ये 67वीं बीपीएससी या 66वीं या मुझे लग रहा है 67वीं में पूछा था, इसलिए ऑप्शन सी क्या है, सही है। अगला है 36, करें कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे, नालंदा, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कौटिल्य जो थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला का 37 की 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था, हर्षवर्धन, अशोक महान, चंद्रगुप्त मौर्य या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए 7वीं शताब्दी, बहुत से लोग तुरंत देखेंगे अशोक महान मार देंगे, चंद्रगुप्त मौर्य मार देंगे, सभी सोचेंगे भाई सभी अशोक महान भी था, हर्षवर्धन मतलब ये बौद्ध का संरक्षण था, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ दिया है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, कब, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 37 है ना, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें जहां तक मुझे लग रहा है कि इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व दिया है। तो आप लोग खैर अपना आंसर आप लोग एक बार अपने स्तर पे इसको देख लीजिएगा। तो इसमें मुझे जहां तक लग रहा है कि डी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो उपयुक्त से एक से अधिक दिया है, ये भी नहीं होगा। खैर अगला प्रश्न देखते हैं, इसको छोड़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 38, कह रहा है निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक तरफ चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम, चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त, और उसके तरफ उनकी मतलब शायद मन
मतलब सुमेलित करना है कि किससे कौन सुमेलित था। तो चंद्रगुप्त किससे सुमेलित था, कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम, कुमार देवी, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे ना, ये विक्रमादित्य से संबंधित थे, मतलब इनको विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या है, विक्रमादित्य, ठीक है। अर्थात सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं सी का 4। ये क्या है, बी क्या है, समुद्रगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है, तो बी का क्या हो जाएगा, 3rd। और एक ही बचा है ये कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त किससे संबंधित है, महेंद्रादित्य से, महेंद्रादित्य। अर्थात डी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। डी का 1, सॉरी डी का 1 है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या दिया है, 2 3 4 है। पहले 2 समुद्रगुप्त किससे संबंधित है, 3 से, मतलब उसके बाद से पहले आएगा 2 3 4 है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कार्य है, मौर्य काल में मुद्राओं के परीक्षण की जिम्मेदारी किसकी थी, लक्षणाध्यक्ष, सन्निधाच्य या रूपदर्शक, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए मौर्य काल में जो मुद्राओं का परीक्षण की जिम्मेदारी थी ना, ये रूपदर्शक की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और रूपदर्शक का मुख्य कार्य क्या था, तो मुद्रा की प्रामाणिकता और गुणवत्ता की जांच करना होता था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। और देखिए टकसाल का जो प्रधान अधिकारी होता था ना, ये लक्षणा अध्यक्ष करना होता था, ये टकसाल का क्या होता था, अध्यक्ष होता था। टकसाल का ये अध्यक्ष होता था, इसलिए इसको लक्षणा अध्यक्ष कहते थे। और ये संनिधाता कौन था, तो राजस्व विभाग का मुख्य कोषाध्यक्ष होता था। राजस्व विभाग का ये मुख्य कोषाध्यक्ष होता था, राजस्व विभाग का मुख्य कोषाध्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। कह रहा है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक शिलालेख। तो देखिए मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था, सभी लोग पता है। कह रहे और वो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक जो लिखी थी इंडिका, क्या लिखी थी, इंडिका। और इसी इंडिका में पाटलिपुत्र शहर और मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का वर्णन किया गया, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 41 की पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त ने, बिंबिसार ने, उदय ने, अजातशत्रु ने। तो देखिए क्या है, प्रश्न 41 है ना। देखिए हर एक वंश के जो शासक थे अजातशत्रु के, हर एक वंश का जो शासक थे कौन, अजातशत्रु। और इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, किसने, पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो देखिए पूछ रहे पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की था, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा उदयन होता है, लेकिन हालांकि बसाया तो अजातशत्रु ने था, लेकिन जो इसकी राजधानी बनाया ये उदयन ने ही बनाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही माना जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से निम्नलिखित सिख गुरुओं को उनको तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन मतलब गुरु अंगद देव को गुरु अर्जुन देव, मतलब किन 2 सिख गुरुओं को, मतलब जो मुगल शासक थे उनके द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। तो देखिए इसमें जो सही है ना, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर थे। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को मुगल शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। और गुरु अर्जुन देव को ना जहांगीर के द्वारा, इसको जहांगीर के द्वारा, जहांगीर के शासनकाल में 1606 ईस्वी में, कब, तो 1606 ईस्वी में इनको मतलब धर्म परिवर्तन के दबाव बनाया गया और इन्होंने नहीं परिवर्तन किया, तो या राजनीतिक कारणों से भी इनको क्या किया, शहीद कर दिया गया। मृत्युदंड तो बोलना थोड़ा गलत होगा, लेकिन शहीद कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद से गुरु तेग बहादुर, तो गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में, कब, तो 1675 में, आप सभी लोग पता 1675 ईस्वी में कौन सा शासक कर रहा था, तो ये औरंगजेब था। कौन, औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा इनको मृत्युदंड दिया गया। तो चूंकि इनको भी धर्म अपना परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया गया और इन्होंने नहीं किया, तो इनके सर को काट दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 43 अर्थात 43। कह रहे 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा, बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या नाना साहब। लखनऊ में पूछ रहा है, ठीक है। तो लखनऊ के लिए कौन सुमेलित सही होंगी, ऑप्शन नंबर ए बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की क्या थी, पत्नी थी। और इन्होंने अपने 11 वर्ष के पुत्र जो कि बिरजिस कादिर के नाम पर शासन किया। और 1857 के इन्होंने लखनऊ का नेतृत्व किया। लक्ष्मीबाई सभी पता होगा कि झांसी से थी, मतलब जिन्होंने झांसी का प्रतिनिधित्व किया। और नाना साहब तात्या टोपे कानपुर से थे ये लोग। पहला प्रश्न का अगला करा है 44 करा है तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी, अशोक, मोगली, पुत्तिस या महाकश्यप या आनंद। तो देखिए तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी ना, ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। शासनकाल पूछता तो यहाँ पे अशोक होता, लेकिन पूछा है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो तृतीय बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे ना, ये मोगली कौन थे, मोगली पुत्तिस थे, मोगली पुत्तिस। और ये हुआ कहाँ था, ये तीसरी बौद्ध संगति थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में आयोजन इसका किया गया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 383 ईसा पूर्व में। और सॉरी 383 नहीं, 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है।
अगला 45 करें, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक है पुराण, वेद, श्रुति या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए वेद भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन पाठ्य पुस्तक है और इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप सभी लोग पता होगा वेद कितने प्रकार के हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, मतलब 4 प्रकार के वेद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले पेज पे दिया होगा, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। कह रहा है कि उपयुक्त में से सही कथन चुनिए। जल निकासी की व्यवस्था थी लेकिन वह अनियोजित थी। किसके बारे में पूछ रहा है भाई ये? तो देखिए ये पूछ रहा है शायद सब हड़प्पा सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो अगला कह रहा है कि जल निकासी की व्यवस्था थी लेकिन ये अनियोजित थी, तो पहला ही कथन क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा है इसमें सही कथन चुनना है, ठीक है। तो सही कथन तो चूंकि हमारा ये जो दिया है कथन क्या है, सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या, इसको कैंसिल कर देंगे, हमारे आंसर में नहीं होगा, ठीक है। और अगला कह रहा है सड़क बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई नहीं जाती थी। ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि जो सड़क बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई जाती थी, ठीक है। तो सी तीसरा कह रहा है सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ। ये बिल्कुल कथन क्या है, सही है, क्योंकि सभ्यता में नगरीय जीवन क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। चौथा कह रहा है नगर 2 भागों में विभाजित थी, पहली गढ़ ऊंचाई पर, दूसरी निचली शहर पर। ये बिल्कुल दोनों कथन क्या है, सही है, दोनों कथन सही है। अच्छा 3 और 4 सही, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है 47 हड़प्पा सभ्यता को किस इतिहासकार चरण में रखा जा सकता है, प्राक ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, इतिहास या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता को आदि इतिहास के चरण में रखा जाता है। आप सभी लोग पढ़े होंगे जब भी इतिहास के चरण कितने होते हैं, तो उसमें 3 तरह की बताया जाता है, प्राक इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। तो देखिए इसको आदि इतिहास के अंतर्गत क्यों रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्राक इतिहास के अंतर्गत वो रखा जाता है जहाँ पे कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो और आदि इतिहास के अंतर्गत कहा जाता है कि जहाँ पे कुछ लिपि प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन उसे अभी तक डिकोड नहीं किया गया। और इतिहास सभी लोग पता हो कि जिसका लिखित साक्ष्य होता है। तो इसका जो सही हड़प्पा सभ्यता के जो मतलब जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि ना ये उपलब्ध है, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए इसको आदि इतिहास में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। 48 प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि, ये कह रहा है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ पे, अंजीरा में, दम्ब सादात से, किली गुल मोहम्मद या मेहरगढ़ से। तो प्रश्न संख्या क्या है, 48 है ना। तो देखिए भारत में जो सर्वप्रथम पशुपालन एवं कृषि के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए आपके मेहरगढ़ से, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब मेहरगढ़ है कहाँ भाई, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे, पाकिस्तान के ये बलूचिस्तान में पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न क्या है, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ, उच्च जाति 15.52%, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति 21.3, पिछड़ी जाति 63.14 या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए प्रश्न संख्या कौन सा कह रहा है, ये है 49 है, कौन सा उजागर हुआ, ठीक है। कह रहे बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 में बिहार की जनसंख्या का जो विवरण था ये था कि जिसमें उच्च जाति कितनी थी, 15.52, बिल्कुल कथन सही है। बी कह रहा है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये इतना दे रहा है 21.3, ये भी सही था। पिछड़ी जाति ये 63.14, ये भी क्या है, सही है। तो तीनों कथन क्या है, सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, और डी हो जाएगा सही, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक प्रश्न यहाँ से पूछ, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ थी, ये पटना में था सबसे ज्यादा जनसंख्या, और ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा। और सबसे कम कहाँ था, तो ये शेखपुरा में था। कहाँ पे, शेखपुरा में था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है, जरदालू आम, मूंगा रेशम, कटनी धान या मगही पान। तो देखिए मूंगा रेशम दुनिया के सबसे महंगी किस्मों में से एक है, ठीक है। तो ये क्या है, बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में शामिल इसको नहीं किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये भारत में असम राज्य के लिए भौगोलिक संकेत के रूप में जाना जाता है, किसमें, असम राज्य के लिए, ठीक है। तो बाकी मगही पान, कटनी धान और जरदालू आम ये सभी क्या है, ये बिहार के भौगोलिक संकेत बिहार के भौगोलिक संकेतों में पंजीकृत है। 51 कह रहा है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है क्या। तो आप लोग सभी दक्षिण बिहार के मतलब ये हुआ ना कि आप सभी लोग बिहार का मैप देखेंगे, सॉरी एक मिनट, हाँ, जो बिहार का मैप देखेंगे ये सब जो भी हो, लेकिन जो बिहार से यहाँ बीच से जो गंगा नदी बहती है ना, तो इसके जो दक्षिण में भाग होता है ना, इसको दक्षिणी भाग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी सिंचाई पद्धति अपनाई जाती है, आहर पाइन, प्रश्न संख्या 51 है ना, आहर पाइन, नहर पाइन, सिंचाई पाइन या खड़ीन पाइन। तो देखिए दक्षिण बिहार में मिट्टी अधिक शुष्क और वर्षा अधिक मतलब अनियमित होती है। इस क्षेत्र में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति जो है आहर पाइन है। कौन है, आहर पाइन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये प्रणाली सूखे और बाढ़ प्रबंधन दोनों
मतलब दोनों में मदद करने के लिए जानी जाती है, इसलिए ऑप्शन ए क्या है सही है। अगला है 52, थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? पूर्वी बिहार, ठीक है, क्या पूछ रहा है इसमें? पूर्वी बिहार के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। नम, उप, आर्द्र, शुष्कता के साथ मानसून, अर्ध शुष्क या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण वैज्ञानिक आधार पर क्षेत्रों के जलवायु का प्रकार जो है निर्धारित किया गया है, और इसमें पूर्वी बिहार को इस वर्गीकरण में नम उप पूछा क्या है? पूर्वी बिहार, तो पूर्वी बिहार को नम, उप, आर्द्र जलवायु के तहत वर्गीकृत किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 53, ये कह रहा है बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार। तो देखिए प्रश्न संख्या 53 का आंसर होगा क्या होगा? खड़गपुर की जो पहाड़ियां ना ये सबसे पुरानी मानी जाती है। कब से? मतलब बिहार का जो सबसे पुराना हिस्सा है खड़गपुर की पहाड़ियां हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? सही जगह। देखिए भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है, सभी लोग पता होगा। एक तो होता है उत्तर का पर्वतीय पठार, और जो बिहार का, और जो थोड़ा सा वो उल्टा सीधा मैप बना के देख लें तो देखिए जो ऊपर के जो ये जो एरिया होती है, ये पश्चिमी चंपारण वाली हिस्सा जो है, यहाँ पे जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ये उत्तर का पर्वतीय तराई भाग होता है, तराई भाग ये वाली हिस्सा होती है, ठीक है। और मध्य का विशाल मैदान जो गंगा वाली क्षेत्र जो बह रही है, इसके जो किनारे वाले जो एरिया है, ये क्या कहता है? गंगा के जो मैदान, विशाल मैदान कहलाता है। लेकिन बिहार के दक्षिणी तक पठारी प्रदेश का विस्तार देखा जाए तो कैमूर से लेकर मुंगेर तक, यहाँ जो कैमूर पड़ता है, कैमूर से लेकर मुंगेर तक जो हिस्सा है ना, ये सबसे प्राचीन भाग माना जाता है, ठीक है। तो और इसी के अंतर्गत खड़गपुर की पहाड़ियां आती हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही है। अगला प्रश्न संख्या 54 का रहा है, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सर्वाधिक समृद्ध है? पटना, शिवहर, मुंगेर या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार का जो पटना जिला है ये सर्वाधिक क्या है? समृद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए पटना की प्रति व्यक्ति आय राज्य में सबसे अधिक है, जो कि कितना है? ये है आपका 1,21,000, कितना? 1,21,396 रुपया, 396 रुपया, जो कि पूरे बिहार में सर्वाधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसके बाद से देखा जाए तो इसके बाद आता है बेगूसराय, मुंगेर। बेगूसराय और मुंगेर दूसरे तीसरे पे हैं, इसलिए आप खैर इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 55 का है, कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए लागू की गई? मनरेगा, उज्ज्वला, जीविका या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए बिहार सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए, आप सभी लोग पता होगा मनरेगा जो है केंद्र सरकार की योजना है, और नहीं पता होगा तब भी मतलब इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता होगा, लेकिन कॉमन सेंस लगाएंगे तो पता हो जाएगा, क्योंकि मनरेगा केंद्र की है, उज्ज्वला ये भी केंद्र की परियोजना है, लेकिन जीविका जो है, जीविका दीदी हाल ही में काफी अब चर्चा में भी चल रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला है प्रश्न संख्या 56 का है कि यदि हम एक तीर को कमान पर रखें और उसकी डोरी को खींचे तो इस स्थिति में कमान में कौन सी ऊर्जा संचित हो देती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, मांसपेशी ऊर्जा या पुरातात्विक ऊर्जा। देखिए जब कमान की डोरी खींची जाती है ना, आप सभी लोग तीर बचपन में या कभी रामायण जब भी या देखिए या करने मतलब तीर धनुष ही देख लीजिए, ठीक है। तो जो कमान और मतलब और डोरी में उनका जब कहने मतलब जब कमान खींची जाती है, डोरी खींचती है ना, तो तीर में एक तरह से उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित होती जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 का है कि एक वस्तु 1.0 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड चाल से गतिशील है, एक्स दूरी इसे रोकने के लिए बल एफ की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3 मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड पे माइनस दिया है तो इसका मतलब नीचे जाएगा, मीटर सेकंड आ जाए, मीटर पर सेकंड इसको पढ़ते हैं, ठीक है। बढ़ा दी जाए तो कह रहा है कि यदि वस्तु की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी एक्स में रोकने के लिए कितना बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है ना कि इसमें कह रहा है कि पहले तो एक 1 मीटर पर सेकंड चाल था, बाद में हो गया 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखिए यदि वस्तु की चाल को तिगुना कर दिया जाता है ना, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? 9 गुना बढ़ जाती है, और इसलिए इसको रोकने के लिए 9 गुना अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है 9 गुना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या क्या है? ये 58 कह रहा है पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग, ठीक है। तो आप सभी लोग पता होगा पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है, सीधे सीधे हम लोग देखते थे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है भाई? तो पृथ्वी का पलायन वेग वह गति होती है जिस पर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बचकर अंतरिक्ष में चला जाता है, अर्थात किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से फेंक दिया जाए ऊपर तरफ, मतलब तो ये एक तरह से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को छोड़ के अंतरिक्ष में चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। और और इसका मान 11.2 ही होता है। एक प्रश्न यहाँ से पूछा है कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? तो 2.8 किलोमीटर पर सेकंड है। किसका है? 2.8 किलोमीटर पर सेकंड है। तो खैर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये कह रहा है ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है किसमें? ठोस में, द्रव में, निर्वात में या उपयुक्त में से एक से अधिक। मतलब कि ध्वनि जो तरंगे है ना सबसे अधिक किसमें मतलब प्रभावित होती हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन जो होता है ठोस में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
कारण क्या है कि ठोस के जो अणु होते हैं ना बेहद घने होता है और यह घनत्व तरंगों को तेजी से संचरित होने में मदद करते हैं। और जबकि निर्वात में देखा जाए तो ध्वनि नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगों के सबसे तीव्र प्रगमन ठोस में ही होता है और इसके बाद से किस में होता है, ठोस के बाद से तरल में होता है और तरल के बाद से किस में होता है, गैस में होता है। तो कभी कभी ये पूछ लेता है किस क्रम में है, तो पहले ठोस जानिए, उसके बाद तरल, गैस। उसके बाद पर प्रश्न संख्या 60, किसी प्रवाहिकीय तारे से जुड़ने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रभावित नहीं होती यदि उनमें समान क्षमता हो, आवेश हो, पोटेंशियल हो या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए जब दो आवेशित पिंडों को ना मतलब पिंडों को जुड़ने पर यदि उनका पोटेंशियल समान होता है तो उनके बीच बिजली की धारा प्रवाहित नहीं होती, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 61, 61। ये कह रहा है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम अर्थात समांतर में समायोजित कर देते हैं। यदि इन संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर बाई आर डैश का अनुपात मान होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है ना कि तो इसका जो देखिए सही आंसर हो जाएगा ना, ये होता है, हो जाएगा आपका ये 36 होगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न संख्या 62, जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है क्या, विसरण, परासरण, संकुचन या इनमें से कोई नहीं। तो 62 है ना। देखिए तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए जल के अणुओं के अर्धपारगम झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपका परासरण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए परासरण की प्रक्रिया में जल जो विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा जल के अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जल की कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी क्या है, सही है। अगला है 63, ये कह रहे हैं निम्नलिखित नियमों में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या की गई है किसके माध्यम से, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बिल्कुल ये पहला कथन क्या है, सही है। स्थिर संगठन का नियम, ये भी कथन क्या है, सही है। और रेडियो धर्मिता का नियम, तो देखिए रेडियो धर्मिता के नियम के माध्यम से परमाणु व डाल्टन सिद्धांत से कोई संबंध नहीं है। चौथा करे बहु अनुपात का नियम, तो ये भी क्या है, सही है, अर्थात 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 64 करे आपको 3 परख नलियां दी गई, उनमें से एक में आसुत जल और अन्य 2 में एक अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाता है, अम्ल में, क्षार में, आसुत जल या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए क्षारीय विलयन जो है ना लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, क्षारीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और ये क्षार का एक विशिष्ट गुणधर्म है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। और अम्लीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। तो खैर ये जो पूछा नहीं है, पूछा है कि अम्लीय विलयन तथा पूछा है किसमें लाल लिटमस नीला हो जाता है, तो क्षार में। अगला है 65, ये कह रहा है कि पीटकर जिस धातु को चादर के रूप में दिया जाता है उसे कहते हैं क्या, इलास्टिक, प्लास्टिक, ब्रिटल या डक्टाइल। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा डक्टाइल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। देखिए डक्टाइल वह धातु होती है ना जिसे पीटकर चादर के रूप में खड़ा किया जा सकता है और यह धातु की क्या होती है, विशेषता होती है जो उसे मजबूत तोड़ने के बजाय खींचने योग्य बनाती है और ये पिटाई करने के बाद क्या होता है, टूटता नहीं है बल्कि फैलता है, इसलिए इसको डक्टाइल डक्टाइल कहते हैं। 66 प्रश्न का 66, निम्नलिखित में से कौन से एक अधातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल है, ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम या फास्फोरस। तो देखिए ब्रोमीन क्या है ना, अधातु है, यहीं पर पारा होता है तो सब लोग तुरंत पारा लगाते हैं, लेकिन पूछा है क्या, अधातु पूछा है, ठीक है। और ब्रोमीन जो होता है ये ब्रोमीन एक अधातु है और ये सामान्य तापक्रम जैसे कि 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये तरल अवस्था में पाया जाता है और ये सामान्य कमरे के तापमान पर भी तुरंत इधर देखा जाए तो तरल अवस्था में रहता है, आ जाता है। तो ऑप्शन ए क्या है, सही है। अगला है पॉलिएस्टर एक यौगिक है किसका, तो एलिफेटिक अम्लों का, एरोमेटिक अम्लों का, एरोमेटिक एल्कोहलों का या एलिफेटिक अम्लों और एरोमेटिक एल्कोहलों का। तो देखिए पॉलिएस्टर जो है ना ये सबसे सामान्य पॉलीएथाइन टेप्रेथेलेट बोला जाता है इसको, जिसको पीएटी, ठीक है, पीएटी भी बोला जाता है, पॉलीइथाइल टेप्रेथेलेट। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका एलिफेटिक अम्लों और एरोमेटिक अम्लों का एरोमेटिक एल्कोहलों का ये यौगिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। 68 प्रश्न कर रहा है कि एल्डिहाइड हल्के ऑक्सीकरण अभिकर्मकों द्वारा आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, टालेंस अभिक्रम के माध्यम से, फेलिंग का अभिक्रम, गिरनार्ड अभिक्रम या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए एल्डिहाइड जो है ना हल्के ऑक्सीकरण अभिकर्मकों द्वारा आसानी से कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, किस अभिक्रम के द्वारा, ये टालेंस अभिक्रमण और फेलिंग अभिक्रमण और ग्रिनार्ड अभिक्रमण अर्थात तीनों के माध्यम से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका सही है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला कार्य संघनन क्या है, वाष्प का द्रव में बदलना, गैस का ठोस में बदलना या ठोस का द्रव में बदलना या ताप का
ताप ऊर्जा का शीतलन ऊर्जा में बदलना। तो देखिए संघनन में क्या होता है, संघनन वह भौतिक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पदार्थ अपनी गैसीय अवस्था या यूं कहा जाए कि गैसीय अवस्था हुआ, इसे वाष्प भी कहा जा सकता है, तो गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और ये समांतरतः होता है जब वाष्प जो है ठंडा होता है और उस पर दाब बढ़ता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वाष्प का द्रव में बदलना, ये संघनन कहलाता है। और बारिश होना भी क्या होता है, संघनन ही होता है। बारिश जो होता है संघनन के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है 70 का रहा है, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि आर्द्र हवा में लोहा, जो कि गांव में सभी लोग पढ़े होंगे, मोर्चा, बहुत से शहरों में नहीं पता होगा, बहुत सारे शहर जो लड़के हैं, लेकिन गांव में इससे मूर्छा ही बोला जाता है, इसमें खैर सही शब्द मोर्चा होता है। आर्द्र हवा में लोहा के मोर्चा में शामिल क्या होता है, लोहा का जलयोजन, लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों को न हानि और न ही लाभ, लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों को लाभ, या लोहा द्वारा इलेक्ट्रॉनों की हानि। तो देखिए मोर्चा, जिसे हम लोग जंग भी बोलते हैं, जंग लगना जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, जंग लगना का रासायनिक नाम हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होता है। क्या होता है, हाइड्रेट, इसका जो रासायनिक नाम होता है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, ये हाइड्राइड फेरिक ऑक्साइड इसका नाम होता है। और ये लोहे जो कि Fe ऑक्सीकरण से बनता है, और जब ऑक्सीजन और पानी के जब ये क्या होना, जब ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है तो जंग लगता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है जंग लगने का, जंग का Fe2O3.NH2O, ठीक है। सॉरी ये यानी एक तरह नंबर है, ठीक है। तो खैर इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, लोहा का जलयोजन। एक्चुअली ऑप्शन नंबर ए क्या है सही। एक प्रश्न पूछता है जब लोहा का जो मोर्चा या जंग लगता है तो इसके वजन में क्या परिवर्तन होता है, बढ़ता है, घटता है, या फिर बढ़ता है या घटता है। तो पहले देखिए, पहले तो ये बढ़ता है, ठीक है, पहले क्या होता है, ये बढ़ता है लोहे का जंग। तो सभी लोग अभी तक लेकिन 67वीं में एक कदम इससे आगे प्रश्न एक पूछा कि जब लोहे में जब मोर्चा लगता है, जंग लगता है, तो उसका वजन क्या होता है। एक तो दिया था बढ़ता है, घटता है, और एक देता है, पहले देता था कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से एक से अधिक। लेकिन 67वीं में एक ऑप्शन दे दिया पहले बढ़ता है फिर घटता है। बहुत से लोगों ने केवल बढ़ता है लगा दिया था, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पहले तो बढ़ता है और आगे इस ऑप्शन में दे दिया कि पहले बढ़ता है फिर घटता है, तो ये सही होगा, बढ़ता है फिर घटता है। तो खैर जो इसका जो आंसर था ऑप्शन ए सही है। खैर इसकी इसी से संबंधित वो भी प्रश्न था, तो हमने सोचा बता दें इसको। 71 प्रश्न कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं कोलिकर, स्कुरो, स्लाइडेन और स्वान विलिकंस। तो देखिए कोशिका सिद्धांत जो है ना स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया था, स्लाइडेन और स्वान द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और स्लाइडेन एक वनस्पति शास्त्री थे, स्वान एक प्राणी शास्त्री थे। खैर इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 का किसमें लिंग गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है, केवल लड़कियों में, केवल लड़कों में, लड़कियों और लड़कों दोनों में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मानव के 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम और दैविक गुणसूत्र कहलाते हैं, और 23वां जोड़ा जो है ओलोसोम या लिंग गुणसूत्र कहलाता है। और स्त्रियों में जो गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है, इसलिए केवल ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 73, मनुष्य में शरीर का तापमान कितना होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, 96.8 फारेनहाइट, 97.8 फारेनहाइट, या 98.6 फारेनहाइट, या 98.2 फारेनहाइट। तो देखिए मनुष्य के शरीर का औसत तापमान देखा जाए ना, तो ये 98.6 फारेनहाइट होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये फारेनहाइट में दिया है, और यहीं पे थोड़ा सा उसमें पूछा होता है डिग्री में, सेंटीग्रेड में, ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या है, सही है। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है, तो इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं ऊपर करके। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कर रहा है पर रहित कीड़ा। तो पर रहित कीड़ा कौन होता है भाई, तो देखिए पर रहित जो कीड़ा है ना, सिल्वर फिश है। कौन है, सिल्वर फिश, अर्थात 1 का क्या हो जाएगा, बी। 1 का क्या है, या ए का बी हो जाएगा। ऑप्शन में उल्टा दिया है ना, तो खैर हम लोग लिख भी देते हैं। ए का देखेंगे पहले, कीवी, ठीक है। तो कीवी किससे सुमिलित है, तो कीवी जो है ना ये उड़ान रहित पक्षी है। कीवी क्या है, उड़ान रहित पक्षी, ठीक है। तो पहले हम लोग अच्छा कीवी, अच्छा ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सीधे सीधे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ए का क्या हो जाएगा, 2। हालांकि ए का 2 तो किसी में भी नहीं दिया भाई, तो एक मिनट इसको हम लोग शुरू से देखते हैं। देखिए जो पर रहित जो, एक मिनट बहुत बड़ा हो गया भाई, पर रहित कीड़ा क्या है, तो ये सिल्वर फिश है, सिल्वर फिश, अर्थात 1 का बी हो जाएगा। अब देखिए 1 का बी, 1 का हम लोग सीधे सीधे लिखते हैं, 1 का बी, हम जो लोग पहले जैसे लिखते थे वैसे लिखते हैं। फिर कह रहा उड़ान रहित पक्षी, तो उड़ान रहित पक्षी कौन होता है, ये कीवी है, अर्थात 2 का क्या हो जाएगा, उड़ान रहित पक्षी 2 का ए हो जाएगा, 2 का ए ही होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अंग रहित रेंगने वाला। तो अंग रहित रेंगने वाला क्या होता है, एक सांप होता है, अर्थात डी का क्या हो जाएगा, थर्ड। डी का अंग रहित रेंगने वाला, तो डी का मतलब तीसरे का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीसरे का क्या होगा, डी। एक ही बचा है अंग रहित पशु, तो अंग रहित पशु क्या है, मछली क्या है, अंग रहित पशु है, तो इसलिए चौथे का क्या हो जाएगा, सी।
चौथे का क्या होगा सी। अब देखते हैं 1 का बी किस में सम्मिलित है। देखिए 1 का बी केवल जो है ना ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। 1 का देखिए 1 का बी है ना यहाँ पे, तो 1 का बी, ये 1 उसमें थोड़ा उल्टा दे दिया है इसलिए थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा। 1 का बी, ए का 2 दिया है इसमें, देखिए ए का 2, डी का थर्ड हमने यहाँ पे लिखा था, डी का थर्ड, और सी का 4 है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार और मिलान करने वाला आप लोग रुक कर वीडियो देख लीजिएगा। 75 का है मोनोकाटा, पद संख्या 75 का है मोनोकोटाइल डान में संवानी बंडलों में नहीं होता क्या, फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए मोनोकोटाइल डान पादपों के संवानी बंडलों में कैम्बियम नहीं होता है, तो इसलिए क्या नहीं होता कैम्बियम, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 76 का है दांतों में क्या होता है, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। तो देखिए दांतों में ना कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और पोटेशियम से बने होते हैं, हालांकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज नहीं दिया है, नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दांत तो किससे बने होते हैं, कैल्शियम से। 77 का कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। प्रश्न संख्या 77 का कौन से एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, टाइलिन, लाइपेज, इरेप्टिन या लाइसोजाइम। तो देखिए प्रश्न संख्या 77 है ना, देखिए इसमें क्या होता है, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं, विटामिन डी 2 को, D3 को, B2 को या विटामिन B12 को। तो देखिए विटामिन D2 को जो D2 को वैज्ञानिक नाम क्या है, आर्गी कैल्सिफेरॉल, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यही D3 को देखा जाए इसको कहते हैं कोले, इसको हम लोग लिख देते हैं क्या है, ये होता है कोले कैल्सिफेरॉल होता है, कोले कैल्सिफेरॉल होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन बी क्या, सॉरी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 79 प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में वायु की अभिगमन का कौन सा, मतलब निम्नलिखित में से मानव शरीर में वायु के अभिगमन का कौन सा क्रम सही है। पहले मतलब जो सांस जाते हैं, हवा जो जाती है, ऑक्सीजन अंदर किस क्रम से जाती है। तो इसका जो सही आंसर होता है ना 79 है ना, इसको हम सीधे देखते हैं, नाक की नली से जाता है, फिर ग्रसनी में जाता है, उसके बाद स्वर यंत्र में जाता है, फिर ट्रेकिया में जाता है, उसके बाद श्वास नली में जाता है। देखिए मानव शरीर में वायु नाक की नली से ग्रहणी में जाता है, फिर स्वर यंत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही है, इसी क्रम में जाता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्या है 80 प्रश्न 81, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 6.5 से 7, 7.5 से 8 या 8 से 9 या 4.5 से 5। तो देखिए मानव का जो रक्त का पीएच मान होता है 7.5 या 7.4 भी माना जाता है, ये 7.4 से लेकर 8 तक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसे थोड़ा क्षारीय, मतलब जो आप सभी लोग पता होगा 7 से ज्यादा होता है पीएच मान तो क्षारीय होता है, कम होता है तो अम्लीय होता है। तो खैर इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला है 81 प्रश्न, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वैच्छिक कार्य है, दिल की धड़कन, श्वसन, मूत्र निर्माण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दिल की धड़कन और श्वसन जैसे कार्य शरीर के क्या है, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होता है। देखिए दिल की धड़कन ये भी क्या है, एक तरह से स्वायत्त, मतलब दिल की धड़कन जो है ये, देखिए दिल की धड़कन और श्वसन जैसे कार्य जो होते हैं ना स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा मतलब नियंत्रित होते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से होते हैं। मूत्र का निर्माण भी देखा है तो किडनी की स्वायत्त क्रिया है, तो इसलिए सूचीबद्ध में, अच्छा पूछा स्वैच्छिक कार्य, ठीक 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 है, ठीक है, तो इसमें स्वैच्छिक कार्य नहीं, ये सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। स्वैच्छिक कार्य मतलब अपनी इच्छा से कार्य कोई नहीं है, ये अनियंत्रित मतलब स्वायत्त अपने आप होते रहता है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा सही दिया है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। यही पूछा होता है कि स्वायत्त कौन कार्य है, तब जाके होता है उपयुक्त में से एक से अधिक। सही प्रश्न दिया, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई भी स्वैच्छिक कार्य नहीं है, ये तीनों स्वायत्त कार्य। अगला प्रश्न है 82, ये कह रहा है निम्न में से एक लिम्फाइड अंग नहीं है, निम्न में से एक लिम्फाइड अंग नहीं है, कौन, यकृत, अस्थिमज्जा, थाइमस या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए ये लिम्फाइड अंग क्या है, लिम्फाइड अंग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होते हैं, और ये अस्थिमज्जा लिम्फोसाइड का उत्पादन करती हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना अस्थिमज्जा ही हो जाएगा, क्या होगा, अस्थिमज्जा। कह रहा है कि निम्न में से लिम्फाइड अंग नहीं है तो अस्थिमज्जा नहीं है, बाकी यकृत और थाइमस क्या है, लिम्फाइड अंग होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इटाई सॉरी ये 83 है ना, निम्नलिखित बीमारी में से कौन सी बीमारी एलर्जिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आती है, श्वास रोग, दमा, कालरा हैजा, गलकंड गैटर या रक्ताल्पता। तो देखिए श्वास रोग जो होता है ना दमा, जिसे एलर्जिक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आती है, और इसमें फेफड़े की श्वसनी और श्वसनलियों में क्या होता है, सूजन हो जाता है, और इससे श्वसन मार्ग क्या हो जाता है, सकरा होता है, जिससे सांस लेने में क्या होती है, कठिनाई और घबराहट होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है कि इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? पारा, कैडियम, सॉरी कैडियम, लोहा कारण। तो इसका देखिए इटाई इटाई रोग जो होता है ना, ये कैडियम के कारण, अत्यधिक प्रदूषण के कारण होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसका मुख्यतः प्रयोग मतलब प्रभाव देखा जाए तो हड्डियों और गुर्दों पर पड़ता है। किस पे? हड्डियों और, ये हड्डियों और गुर्दों पर पड़ता है। हड्डियों और इसका प्रभाव और गुर्दों पर पड़ता है। तो इसका ऑप्शन सी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 85। ये कह रहा है पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, इसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। करंज, महुआ, जेट्रोफा, अरंडी। तो देखिए दिए गए सभी पौधे जिसमें करंज, महुआ, जेट्रोफा और अरंडी हैं, इन सभी का प्रयोग बायोडीजल के स्रोत हैं, मतलब बायोडीजल के स्रोत में प्रयोग किया जाता है। और इन पौधों के बीजों से जो ना खाद्य तेल निकाला जाता है, मतलब इस जो पौधों के बीजों के तेल होते हैं खाने लायक नहीं होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। अगला 86, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखती है? वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, तड़ित झंझा और बादल गरजना, प्रकाश संश्लेषण। तो ये सभी लोग पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी को अपने भोजन या ग्लूकोज में बदलते हैं। इस प्रक्रिया में एक उप उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस बनती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। सांस लेने में ऑक्सीजन, जितने ज्यादा लोग सांस लेंगे ऑक्सीजन की कमी होती है। तड़ी झंझा और बादल गरजना, इससे भी ऑक्सीजन की मतलब आपूर्ति नहीं होती है। तो ऑप्शन डी क्या है? सही है। अगला है 87, प्रश्न संख्या 87। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? एक्स किरणों, सूक्ष्म तरंगों, पराध्वनि तरंगों या पराबैंगनी किरणों। तो देखिए गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए पराध्वनि तरंगों अर्थात अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इस प्रक्रिया को सोनोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? सोनोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको? सोनोग्राफी भी बोला जाता है। ऑप्शन सी क्या है? सही है। 88 का इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? मछली, बैक्टीरिया, डायनासोर या कौवा। तो देखिए बहुत से लोगों को लगे कि भाई डायनासोर बहुत प्राचीन प्रणाली है, मतलब प्राचीन प्राणी है, तो इसको सही कर देते हैं, लेकिन डायनासोर नहीं होगा। देखिए बैक्टीरिया पृथ्वी पर जीवन के सबसे प्राचीन रूपों में से एक है, ठीक है, और ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है 89, कोलीफार्म क्या होता है? कोलीफार्म। देखिए कह रहा है कोलीफार्म क्या होते हैं, प्रश्न संख्या 89 है। तो इसमें कह रहा है कि प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, या गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, या अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए कोलीफार्म जो ना ये बैक्टीरिया का एक समूह है और ये मुख्य रूप से मनुष्यों और अन्य गर्म खून वाले प्राणियों की पाचन नाल बोले तो आंत में, ठीक है, आंत में, इसमें आंत में और उनके मल में पाया जाता है। पर्यावरण विशेषकर पानी में इनकी उपस्थिति को मल संदूषण का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। तो इसलिए खैर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 90। यहाँ से करंट अफेयर के प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। यह कह रहा है कि 30 अप्रैल 2025 को वियतनाम ने किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना की 50वीं वर्षगांठ मनाई, जिसमें वियतनाम ने दक्षिण मुक्ति और राष्ट्रीय पुनः एकीकरण दिवस के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, हम सीधे सीधे हम लोग सही आंसर देखते हैं, साइगन का पतन और वियतनाम युद्ध की समाप्ति। देखिए 30 अप्रैल 2025 को वियतनाम ने साइगन के पतन और 50वीं वर्ष मतलब साइगन के पतन की 50वीं वर्षगांठ मनाई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगला कह रहा है 98 प्रश्न कि भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों को विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न संख्या कौन सा? 91। तो इसको हम लोग छोटा करते हैं थोड़ा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, SPME-PCI योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और वैश्विक ईवी, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईवी निर्माताओं को भारत में विनिर्माण इकाइयों का स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना और घरेलू ईवी अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है? इसका मुख्य रूप से सही है। अगला प्रश्न है 98 प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में एना लेना बैरबाग को चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो डी का इसमें जो पहला जो कह रहा है एना बैरबाग को 2 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया, ये बिल्कुल कथन है, ये हमारा सही नहीं होगा क्योंकि पूछा असत्य पूछा, ठीक है। बी कह रहा है वह पश्चिमी यूरोपीय समूह की पहली महिला और इस पद पर आसीन होने वाली कुल 5वीं महिला, ये भी कथन क्या है? सही है, ये भी नहीं होगा। बैरबाग ने 167 मतों से चुनाव जीता, उन्होंने हेगा सिमट को पीछे छोड़ा, ये भी क्या है? सही है। डी कह रहा है उनकी अध्यक्षता की प्रमुख प्राथमिकताओं में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता को
बढ़ाना, सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को आगे बढ़ाना है और सदस्य राज्यों के लिए ईमानदार, मध्यस्थ और एकीकरणकर्ता का बनना शामिल नहीं है। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी क्या है, इसका सही सुमेलित नहीं, मतलब सही कथन नहीं, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार कथन को पढ़ लीजिएगा। पूछा ना, बनाना बनना शामिल नहीं है, ये यार जो यहाँ पे होता शामिल है तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पे कर दिया नहीं है, इसलिए इसकी वजह से ये कथन क्या गलत हो गया, इसलिए ऑप्शन डी क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 93। ये कह रहा है कि विश्व युवा कौशल दिवस 2025 की थीम क्या थी भाई? तो देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस 2025 की जो थीम थी ना, ये था आपका एआई और डिजिटल कौशल के माध्यम से युवा सशक्तिकरण, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या था, सही है। अब विश्व युवा कौशल दिवस मनाया कब जाता है? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को, कब? तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है और इसका जो इस बार का थीम था एआई डिजिटल कौशल के विकास के माध्यम से युवा सशक्तिकरण। ऑप्शन सी क्या है, सही है। अगला है 94। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना पहला आधिकारिक शोरूम किस शहर में खोलने की घोषणा की? हालांकि काफी चर्चा में था जब खुला था, तो बेंगलुरु में, दिल्ली में, पुणे में, मुंबई में घोषणा कुशला, मतलब ये इस समय अब खुल चुका है। कहाँ पे? मुंबई में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। 95 कह रहे पटना के गांधी मैदान में स्थित महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई आधार सहित कितनी है? जो विश्व की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमाओं में से एक है। 50 फीट, 62 फीट, 72 फीट या 82 फीट? तो देखिए, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में महात्मा गांधी की जो प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमाओं में से एक है, इसकी आधार से कुल लंबाई है 72 फीट, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 96 प्रश्न कर रहे हैं कि हाल ही में त्रिपुरा सरकार द्वारा घोषित विकसित कृषि संकल्प अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कह रहा है कि कृषि त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास करना, बिल्कुल गलत है। राज्य के किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी क्या है, गलत है। सी कह रहा है कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की लागत कम करना, ये क्या है, सही है। देखिए, विकसित कृषि संकल्प अभियान का मुख्य उद्देश्य त्रिपुरा में कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना, इसके साथ ही इस अभियान का लक्ष्य किसानों का उत्पादन लागत को कम करना है और उसकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करना भी है। और यह अभियान किसानों की उनको वैज्ञानिक, मतलब आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है और किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों और नवाचारों की जानकारी प्रदान करना है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा है, 97। इसको भी थोड़ा सा छोटा करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 97 का भारत की स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों में सौर्य और अग्नि 5 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन उनके प्राथमिक उद्देश्यों को सही ढंग से दर्शाता है? तो देखिए, कह रहा है दोनों मिसाइलें मुख्य रूप से पारंपरिक युद्ध में सटीक हमले करने के लिए डिजाइन की गई। तो पहला कथन क्या है, गलत है। देखिए, सौर्य मिसाइल क्या ना, इसकी हाइपरसोनिक गति, सौर्य मिसाइल जो है हाइपरसोनिक गति और त्वरित लॉन्च क्षमता के कारण सामरिक, परमाणु या पारंपरिक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है और ये युद्ध की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया और द्वितीय प्रति आक्रमण क्षमता प्रदान करती है। और यह अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल भी है। इसका प्राथमिक उद्देश्य लंबी दूरी के लक्ष्यों के खिलाफ रणनीतिक परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना है। तो खैर, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है 98, कह रहा है बिहार में जमीन के डिजिटल सर्वेक्षण और चकबंदी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कौन सी नई तकनीकी अपनाई? जीपीएस आधारित सर्वेक्षण, सैटेलाइट इमेजनरी, ड्रोन तकनीकी या लेजर भूमि समतलीकरण? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ड्रोन तकनीकी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन बिहार में चल रहे विशेष भूमि सर्वेक्षण और चकबंदी कार्यक्रम में पारदर्शिता लाने और उसे गति देने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब ड्रोन तकनीकी का प्रयोग किया है। अगला 99, पटना मेट्रो रेल परियोजना किस कॉरिडोर का निर्माण कार्य जुलाई 2025 में पूरा हुआ और ट्रायल रन शुरू किया गया? तो मतलब पटना मेट्रो रेल परियोजना कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हुआ है? तो देखिए, पटना मेन रोड परियोजना जो ना कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर तक, कहाँ से? दानापुर से मीठापुर तक, अर्थात ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है 100वां प्रश्न, लास्ट है इसका। ये कह रहा है कि बिहार के किस साहित्यकार को उनके उपन्यास गंगा के पार के लिए साहित्यिक अकादमिक युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? अनामिका को, कमलकांत झा को, अवधेश प्रीत को या गीतांजलि श्री को? तो देखिए, मैथिली भाषा के युवा लेखक जो हैं ये कमलाकांत झा को उनके मार्मिक उपन्यास गंगा के पार के लिए, किसको? कमलाकांत झा को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस सेट में इतने ही प्रश्न थे, प्रश्न संख्या 100 तक कंप्लीट हो गया और आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेट नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास मिल जाए।